and welcome to a very special cover story conversation. I have with me today Adesh Rawal. He is the consulting editor with Molitics. But more than that, we know him from his Twitter personality. We know him for all the in-depth, on-ground reports that he gives us, especially about the opposition and the Congress party, but also about the government. So good to have you here, Adesh, for this very frank, freewheeling conversation. Thank you, Priya. And today, what I really want to talk to you about, Adesh, is कि जो opposition में हो रहा है, in terms of now the whole focus is on the Congress. सब opposition parties जैसे कि इंडिया मीटिंग में भी हुआ था, are looking to राहुल गांधी. राहुल का जो भाषण था, how do you understand राहुल गांधी भाषण? सी राहुल गांधी ने वो भाषण इस तरीके से दिया कि जैसे कि वो इंडिया अलायंस के एक नेता हो चुके हैं. हाँ. वो एलओपी तो हैं ही, लेकिन उनका जो भाषण था उसमें एक अथॉरिटी थी जो 2024 से पहले नजर नहीं आती थी. आप याद कीजिए कि जब 2022 के एंड में इनको लगा कि हमें गठबंधन बनाना है, तो कांग्रेस पार्टी को उस बात का एहसास था कि हम नहीं बना पाएंगे, राहुल गांधी नहीं बना पाएंगे. और उस वक्त सब लोग कहते थे कि हमें सोनिया गांधी से बात कर रही है. पहले राहुल से बात करने को इंटरेस्टेड ही नहीं होता था. शरद पवार, ममता बनर्जी, ठीक है, ये सब लोग इवन डीएमके, तो ये सब लोग सोनिया गांधी के साथ बहुत कंफर्ट थे, क्योंकि 10 साल की सरकार थी और लंबे समय के संबंध रहे हैं. तो उसके बाद आज की तारीख में जब मैं इंडिया अलायंस को देखता हूँ या राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब किसी नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है. राहुल गांधी की अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है. वो एलओपी तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ वो इस बार किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है. हाँ. लेकिन वो इंडिया अलायंस के नेता हो गए. इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है. वो कहानी क्या है कि आपकी कहानियों के लिए तो बुलाया है. He always has a कहानी. वो कहानी ये है, प्रिया, कि जिस दिन ममता बनर्जी चुनाव हारी, वो कहती हैं कि मुझे इंडिया अलायंस को मजबूत करना है. लेकिन ममता ने इंडिया अलायंस में रहते हुए 2024 में पश्चिम बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को या लेफ्ट को नहीं दी. हाँ. वोट चोरी के मुद्दे पे कभी साथ नहीं आई, अडानी के मुद्दे पे कभी पार्लियामेंट में साथ नहीं आई, और उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो किया. लेकिन जैसे ही चुनाव हारी, उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया अलायंस को मजबूत करना है. फिर उन्होंने 3 फ़ोन किए राहुल गांधी को. अच्छा. जिस दिन ममता ने फ़ोन किए, मैं जब को कहानी सुना रहा था, उस दिन राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता बन गए थे. और ममता ने फ़ोन पे क्या कहा कि राहुल जी, आप वोट चोरी के मुद्दे पे इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई है. तो उस एक फ़ोन कॉल ने राहुल गांधी को इंडिया अलायंस का नेता इस्टेब्लिश कर दिया कि नहीं, अब राहुल गांधी की लीडरशिप में एक बैठक होगी. और जो बैठक 8 जून को हुई, जो हम सब ने देखा, आपने देखा. तो अब उसमें जो राहुल गांधी की स्पीच थी, हाँ. उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ विष पीने के लिए बैठा हूँ. हाँ जी. ठीक है ना. आपको याद है जो सबसे पहली बैठक हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो पटना में हुई थी. और वहाँ उन्होंने एक बात कही थी कि मैं एक क्लीन स्लेट लेके आप लोगों के बीच आया हूँ, मैंने सब मिटा दिया उसके ऊपर से. तो कुछ ऐसा ही राहुल गांधी की स्पीच इस बार भी थी कि मैं, आप लोग जो भी बातें कहेंगे, आप जो भी हमें क्रिटिसाइज करेंगे, मैं वो विष पीने के लिए तैयार हूँ. यानी आपने अपने आप को भगवान शिव के बराबर खड़ा कर लिया हिंदुस्तान की राजनीति में और विपक्ष की राजनीति में खास तौर पे. अब ममता बनर्जी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए. ये दोनों ही कंटेंडर थे जो बार बार ये कहते थे कि हम भी पीएम के कैंडिडेट हैं, या इनके लोग कहते थे. नीतीश कुमार जी एनडीए में चले गए, और एनडीए से भी वो एनडीए के मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं. सही है, गुड पॉइंट. एक तो बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल है, एक एनडीए का, और एक एनडीए का है. तो नीतीश जी वहाँ चले गए हैं, वो भी पीएम कैंडिडेट थे. एक नाथ शिंदे भी जाने वाले हैं. ठीक है, वो भी जाने वाले हैं. अगर वो 7 सांसद नहीं, अच्छी कहानी, अच्छा पॉइंट है. अगर वो 7 सांसद नहीं तोड़ पाए, हाँ. शिवसेना उद्धव ठाकरे के, जो उनको असाइनमेंट दिया हुआ है आजकल, काम एकनाथ को दिया, एकनाथ शिंदे को दिया. आई सी. अच्छा. हाँ. क्योंकि उनके पास जो 9 सांसद हैं उसमें से 7 टूट सकते हैं. उसमें से 1-2 सांसद ऐसे हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरीके की है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं बन सकते, वो चुनाव हार जाएंगे. तो वो नहीं आ सकते. ठीक है. लेकिन जिस तरीके से आजकल सांसद टूट रहे हैं थोक के भाव, पहले पंजाब में बीजेपी के पास 2 विधायक हैं, उनके पास 7 सांसद हैं. आई नो, है ना कमाल. करेक्ट. और एनसीपीआई में जो ये पार्टी मर्ज हुई, जो 20 सांसद मर्ज हुए हैं, उन्होंने तो चुनाव नहीं लड़ा. लेकिन आज लोकसभा में एनसीपीआई के 20 सांसद हैं. यही तो कमाल है राजनीति का.
यही है बीजेपी का कमाल ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो आपने मुझे एक अच्छा पॉइंट बोला कि 2024 में राहुल को गठबंधन की ज़रूरत थी, लेकिन अब जो मौका हुआ है ये फ़ोन कॉल के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ है कि अब गठबंधन वालों को राहुल गांधी की, कांग्रेस की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? इसकी भी चलिए आपको कहानी सुनाता हूँ। अनदर कहानी, आई लव इट। देखिए, हाँ, आप चलिए तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बेटा और बेटी के बीच में टूट चुकी है। करेक्ट, हाँ। आप इसके आगे बढ़िए, ममता बनर्जी, जिस अभिषेक बनर्जी के खड़े होने से बंगाल की हवाओं का रुख मुड़ जाता था, आज उन्हें लोग पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, और टीएमसी वहां टूट चुकी है। हाँ। आप महाराष्ट्र आइए, अजीत दादा का निधन हो गया प्लेन क्रैश में, एनसीपी टूटी हुई है, शिवसेना टूटी हुई है, उसका जो इवन जो सिंबल भी है वो भी ठाकरे परिवार के पास नहीं है। करेक्ट। आप आइए बिहार, नीतीश कुमार जी रिटायर हो गए हैं, और जो बचा खुचा जेडीयू है वो बीजेपी के नेताओं की जेब में है। हाँ। ठीक है, मायावती जी घर बैठी हुई हैं, नवीन पटनायक जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो भी चुनाव हार चुके हैं। तो जब आप ऐसे देखेंगे, चौटाला परिवार टूट चुका है, इधर अकाली दल हाशिए पे है, तो आप देखेंगे कि पूरे देश में रीजनल पार्टीज जो है वो क्राइसिस में है। और ये क्या बीजेपी चाहती है? नहीं, बीजेपी चाहती है, लेकिन इसका स्वाभाविक जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर रीजनल पार्टीज कांग्रेस पार्टी की कोस के विरोध में है, बिल्कुल। ठीक है, अभी हमने रिसेंट देखा दिल्ली में, पिछले इन 12-13 सालों में एक पार्टी बनी, वो कांग्रेस पार्टी की कोस से बनी, और तब से कांग्रेस पार्टी दिल्ली से बाहर है। असली में इनकी लड़ाई तो कांग्रेस से ही है। कांग्रेस से ही है, इवन टीएमसी, राइट, इवन एनसीपी, इवन आरजेडी, समाजवादी पार्टी आल्सो। तो ये सारी पार्टियां जो पिछले इन 40 सालों में बनी हैं, ये सब इन सब के पास कांग्रेस पार्टी का वोट है। इसलिए राहुल गांधी ने एक परसों एक बैठक में कहा कि अब हमारा जो जहाज है वो पहले थोड़ा सा चल नहीं पा रहा था अच्छे से, लेकिन अब हमारा जहाज चलेगा भी और वो हवाओं का सामना भी करेगा। तो ये एक कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उनको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सिर्फ इस बात से खुश हो जाए कि रीजनल पार्टीज हार रही हैं और बीजेपी जीत रही है, इससे हमें घर बैठे फायदा हो जाएगा, घर बैठे फायदा नहीं होगा। तो और मतलब कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो काम कर ही रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। अभी जो असेंबली चुनाव के जो डिसीजन राहुल ने दिए हैं, राहुल की टीम कहती है वी गॉट इट ऑल राइट, हमको केरला भी हमने शशि थरूर से समझौता कर लिया, हम तो चाहते थे कि हम समझौता डीएमसी से तोड़ दें, उनसे कर लें, विजय से क्या कहते हैं बंगाल में हम ममता के विरोधी थे, हमें पता था कि ममता का कुछ होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस, राहुल इज सेइंग वी रेड द इलेक्शन राइट। नहीं, आप ना अभी मैं आपके सामने एक पिक्चर रखूंगा और आप उसको विजुलाइज करिएगा। आप चलिए केरला में इन्होंने ये कहा कि विधायकों का समर्थन, एमएलएस का समर्थन वेणुगोपाल के साथ था। ये ऑन रिकॉर्ड दीपादास मुंशी का स्टेटमेंट है, जो वहाँ की इंचार्ज है। बावजूद उसके संगठन की बात मानी गई और 61 साल के वीडी सतीशन को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब आप आइए तेलंगाना, 56 साल के रेवंत रेड्डी। अब आप आइए कर्नाटका में 2 साल बाद सिद्धरामैया 80 साल के हो जाते हैं। तो वहाँ की लड़ाई ये थी कि 2 साल बाद हम किसके फेस पे चुनाव में जाएंगे। तो एक 64 साल के डीके शिव कुमार को इन्होंने चूज किया, ठीक है। अब आइए तमिलनाडु, एक झटके में 24 घंटे के अंदर डीएमके को छोड़ दिया और तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, यानी खड़गे साहब और चिदम्बरम को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब लोग चाहते थे कि विजय के साथ समझौता हो, और इन्होंने समझौता किया। उधर आंध्र प्रदेश में जगन से बात चल रही है, ठीक है। तो जब मैंने कर रहा है जगन से बात, कई सारे लोग लगे हैं इसको भी, अब इसको भी रिवील करना ठीक नहीं होगा कि कौन बात कर रहा है। We will watch your Twitter page. We have to protect our sources also ना। Okay. तो उधर जगन से बात चल रही है। अब आप साउथ को विजुलाइज कीजिए कि कैसा है साउथ। तो कांग्रेस पार्टी या गांधी फैमिली इस बार मिशन 29 दिमाग में रख के तब वो राज्यों के फैसले करते हैं कि कौन हमें स्टेट भी जिताएगा और सीटें भी देगा लोकसभा में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तीसरी बार चुनाव हारी है लोकसभा का। तो अब उसके लिए सवाल है सर्वाइवल का। वो एक चुनाव और हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में गांधी परिवार के ऊपर डायरेक्टली सवाल उठ जाएंगे, और जो आपने देखा था कि G23 बना था, कुछ वैसा ही दोबारा घटित ना हो जाए। तो इस बार बहुत सोच समझ के कदम पार्टी उठा रही है या गांधी परिवार उठा रहा है, और वो सुन रहे हैं इस बार और खुद से इन्वॉल्व हैं।
नहीं, कौन उठा रहा है गांधी परिवार में? हमेशा राहुल कहता था कि मुझे डिसीजन लेने का अलाउड नहीं है। अब क्या राहुल गांधी खुद डिसीजन ले रहे हैं? और दूसरा ये मीनाक्षी नटराजन वाला डिसीजन, अगर उनको हर सीट की वैल्यू समझ आ रही है तो फिर उन्होंने सीट, कमलनाथ कह रहे थे मैं संभाल लूंगा, तो कमलनाथ उनको पसंद नहीं है लेकिन वो संभाल तो लेते। नहीं, वो संभाल लेते, लेकिन उनको अब अपनी माँ की कांग्रेस जो है, सोनिया गांधी की कांग्रेस है, उसको धीरे धीरे राहुल गांधी की कांग्रेस में तब्दील करना है। अब करना शुरू हो गया। और नहीं, वो काफ़ी पहले शुरू हो चुके थे। अब आप देखिए, जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखेंगी, वहाँ ट्रेजरार हों, जीएसओ हों, जनरल सेक्रेटरीज हों, वो सब राहुल गांधी के लोग हैं, अदर देन मुकुल वासनिक, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं और 20-25 साल से जनरल सेक्रेटरी हैं। और उसके अलावा राज्यों में भी इन्होंने टीम बदलनी शुरू कर दी है। जब आपने कमलनाथ की बात की, जब मध्य प्रदेश हारे थे तो एक झटके में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को वहाँ पे इन्होंने बिठा दिया। राइट। अब कमलनाथ चाहते थे कि उनको राज्यसभा मिले, लेकिन वो भी उस बात पे भी राहुल गांधी एग्री नहीं हुए, क्योंकि धीरे धीरे इधर ग्लव्स पहन के खड़े हैं गहलोत साहब भी, वो भी कह रहे हैं कि मेरी बात भी सुनो, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। वो सही है कि गहलोत साहब नहीं मिल पाए। उधर मैं उस पे आऊंगा। उधर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। वो एक ग्रेसफुल एग्जिट था, एक समझदार पॉलिटिशियन का, क्योंकि आप भाप लेते हो ना कि हो क्या रहा है। इधर हुड्डा साहब 3rd टर्म चुनाव हार गए हरियाणा में, ठीक है ना। तो ये जो सारे जो बड़े नेता हैं पार्टी के, इनसे आहिस्ता आहिस्ता सेकंड जनरेशन जो है वो लीडर मतलब आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत स्मूथली हो रहा है। इसमें कहीं भी आपको ना वो नजर नहीं आएगा कि कहीं आपने किसी का तलवार लेके वध कर दिया हो। बड़े प्यार से हो रहा है, एकदम से कोई नहीं कि आपने प्लान नहीं हुआ कि आपने मार्गदर्शक मंडल बनाया और सबको उसमें ठूस दिया, वैसा नहीं किया। सबको मौका दिया जा रहा है, दिया भी गया। गुड ऑब्जर्वेशन। इट इज बीइंग डन विद कीपिंग सबको। भाई लास्ट इलेक्शन कमलनाथ ने लड़वाया, आप हार गए, हाँ। कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत तो होती है, लेकिन मौका तो मिला। हरियाणा में लास्ट इलेक्शन हुड्डा साहब ने लड़ा, मौका मिला। राजस्थान में गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, राइट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को उठाया और उनको पैक करके डब्बे में डाल के घर भेज दिया। वैसी राजनीति नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी में इस वक्त। अगर आप सीनियर भी हैं तो आपको एक ग्रेसफुल एग्जिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, अब हमें नई लीडरशिप चाहिए, हमें सेकंड लीडरशिप चाहिए, हमें थर्ड लीडरशिप भी चाहिए। तो उस लिहाज से फैसले हो रहे हैं और 2029 को ध्यान में रख के सारे फैसले हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि साउथ की पिक्चर आपने विजुअलाइज की, अब आप देखेंगे आने वाले करीब 10 दिन में मैक्सिमम आपके सामने एक पिक्चर नॉर्थ की भी आएगी। अभी हम ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक से पहले मुझे एक जो आधी अधूरी रह गई थी वो गहलोत के बारे में, कि वो क्या ये सच है कि वो दिल्ली में आए पर उनका मीटिंग नहीं हो पाई राहुल गांधी से? देखिए उसमें खाली एक मीटिंग नहीं, लंबे समय से उनका कनेक्शन कटा हुआ है गांधी परिवार के साथ। अध्यक्ष अध्यक्ष के बाद से तो वो तो जो हुआ तो सबको पता ही है। उसके बाद से तो फिर मीटिंग हुई थी, एक अंबिका सोनी ने मीटिंग कराई थी, फिर उन्होंने बाहर आके माफी मांगी थी। वो तो मीडिया के सामने हुआ था। और उसके बाद से लेकर अब तक उनकी जो नजदीकियां गांधी परिवार के साथ थी। और मैं सभा चुनाव में अमेठी के इंचार्ज थे। हाँ, वो तो ऑब्जर्व ही बनाते रहते हैं बीच बीच में। उनको महाराष्ट्र का बनाया था, फिर अमेठी भेज दिया था। वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि जिस तरीके का उनका प्यार था गांधी परिवार के साथ, जो उनके रिश्ते थे सालों के, और जो वो कहते थे कि सोनिया गांधी के पास मेरा इस्तीफा रखा हुआ है, जब चाहेंगी तो मंजूर कर लेंगी, लेकिन जब उन्होंने मांग लिया तो गहलोत साहब दे नहीं पाए। और मैं इसको अक्सर ऐसे डिकोड करता हूँ कि गांधी परिवार इनको अध्यक्ष बनाने से पहले इनका इम्तिहान ले रहा था कि ये हमारे लॉयल है भी या नहीं है। तो अब वो जो बैठक हुई थी उसमें क्या था, खड़गे साहब और अजय माकन गए थे, वहाँ एक लाइन का प्रस्ताव पारित होना था बस, कि हम ये फैसला हाईकमांड पे छोड़ते हैं, बाकी सब फैसला दिल्ली में होता, लेकिन आपने वही नहीं होने दिया। तो लॉयल्टी टेस्ट फेल हो गया वो। ये मेरा व्यक्तिगत डिकोड है। आई थिंक यू आर राइट। भाई आप कहते हो तो मेरा इस्तीफा, अभी को सिद्धरामैया कहते थे कि जिस दिन मुझे राहुल गांधी कहेंगे मैं रिजाइन कर दूंगा, और जिस दिन उनको कहा उन्होंने सेम डे एक्सेप्ट किया। He behaved with grace. That is a good thing. ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिद्धरामैया में अशोक गहलोत में। And this is the और difference. आसान नहीं सिद्धरामैया होना। पर सिद्धरामैया कुछ मिलेगा, ग्रेसफुल तो हो गए, बट उनके बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाया है। उनके कहने से जो उन्होंने कहा, जितनी उन्होंने लिस्ट दी है,
उसको ग्रेसफुली, जितना ग्रेसफुली उन्होंने एग्जिट लिया है, उतने ही मान सम्मान से, उतने ही ग्रेस से राहुल गांधी ने उनको वो सब कुछ दिया है जो वो चाहते थे। बेसिकली वही चाहते थे कि डीके के और उनके बीच में 50-50% का कोटा हो जाए। लेकिन उसमें ये फिर ये कहा गया कि खड़गे साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो भी कर्नाटका से हैं, ये 50-50 नहीं होगा, ये तीनों में इक्वली होगा। इतना फर्क आया है बस। बाकी जो भी कहा है सिद्धरामैया ने वो सारी बातें मानी गई। Okay, I'm going to take a break, लेकिन ब्रेक के बाद I'm going to be asking आदेश, देखते हैं कि कितने सोर्सेज रिवील करेंगे कि आगे में भविष्य में क्या होगा, बिकॉज ही नोज इट, पर हमें बताएंगे नहीं। लेट्स सी इफ आई कैन गेट इट आउट ऑफ हिम, सो स्टे विद अस। Hello and welcome back to Cover Story. I am in conversation with Adesh Rawal, someone who knows a lot of what is happening within the Congress and the opposition politics also. So Adesh, we were talking about जहाँ तक हम आए हैं, लेकिन अब फ्यूचर में व्हाट इज द प्लानिंग अप टिल 29? देयर इज स्पेकुलेशन कि मे बी अब राहुल गांधी अपनी टीम जो कर रहे हैं और भी करेंगे। इस वीकेंड में मुझे लगता है किसी सबकी ब्रीफिंग हुई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कांग्रेस रिपोर्टर्स को देखा था अपने ट्वीट पे कि 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, तो कहीं से किसी ने इनको ब्रीफ किया है? प्रदेश अध्यक्ष नहीं, एक मेजर रिशफल है। देयर इज ऑर्गेनाइजेशन का। तो दिल्ली में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रभारी हैं, इंचार्जेस हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनमें से बहुत सारे लोग राज्यों में जा रहे हैं और बहुत सारे लोग राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं, और कुछ की छुट्टी होने वाली है। लगभग 4-5 लोगों की छुट्टी होगी, और कई सारे लोग चले गए हैं स्टेट्स में ऑलरेडी। जैसे बीके प्रसाद हरियाणा से चले गए कर्नाटका के अध्यक्ष बन के, रमेश चंद्रला जी मंत्री हो गए हैं केरला में, गिरीश तमिलनाडु के इंचार्ज थे, वो गोवा के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, और जितेंद्र सिंह का इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे रिशफल हैं, और मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम है अभी कोटा में राहुल गांधी का, जेनजी आउटरीच। बेसिकली ये जो नीट को लेके जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेके कर रहे हैं वो। उसके बाद इलाहाबाद में है, पटना में है, दिल्ली में है, लेकिन पहला कार्यक्रम कोटा में है। और उस कार्यक्रम के बाद मुझे लगता है कि एक बड़ी लिस्ट आप देखेंगी जिसमें दिल्ली से राज्यों में और राज्यों से दिल्ली में मेजर रिशफल होने जा रहा है। लेकिन उस रिशफल के केंद्र में 2029 का लोकसभा इलेक्शन है। बेसिकली होता क्या था, एक और कहानी सुनाता हूँ आपको। बेसिकली होता क्या था, राहुल गांधी अक्सर एक कहानी सुनाते हैं कि रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो वो कहते थे कि मुझे बताओ कि कौन सा घोड़ा है जो रेस का है। तो लोग जिनको कहते थे वो बारात के घोड़े को आगे कर देते थे कि अब वो सोच रहे हैं कि ये भागेगा, ये तो फर्स्ट आएगा। अब वो तो है ही बारात का, फर्स्ट कैसे आएगा? तो अब क्या हुआ है कि अब वो खुद देख रहे हैं, वो खुद खड़े हैं दूरबीन लेके रेस कोर्स के ऊपर कि मैं देखूंगा कौन सा भागने वाला है और उसी पे दाव लगाऊंगा। और ये जितने फैसले अभी हुए हैं साउथ में, ये सारे उन्होंने खुद से देखे हैं, और जितने फैसले अभी होने वाले हैं कमिंग वीक में, वो भी वो खुद से देख रहे हैं। Was it very difficult for him to say no to वेणुगोपाल? वो तो काफी करीब है उनको नो कहना राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट में पहुंचे हम सब ने देखा, सब खड़े थे, सीधा वो वेणुगोपाल के ही पहले पास गए, और जब अनाउंस करने वाले थे कि क्या होगा, तो क्या उन दोनों के बीच क्या हुआ? आपको लगता है कि गांधी इसको कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? नहीं। ऐसा कोई दूसरा परिवार है हिंदुस्तान की राजनीति में जो 50 साल जिसने हिंदुस्तान की राजनीति पर राज किया हो? मोदी जी 12 साल रहे हैं, 12 साल में ही दिन गिनने शुरू कर दिए। नेहरू के साथ कंपैरिजन हो गया। उनके 5 साल वो काट दिए गए नेहरू जी के, जब जिन 5 सालों में इस देश की नींव रखी गई, उन 5 सालों में देश को संविधान दिया गया, उन 5 सालों में आरक्षण दिया गया, उन 5 सालों में 560 रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से विलय किया गया। पूरा देश बनाया। उस टाइम मारकाट देश में हो रही थी। दोनों तरफ के मुसलमानों को ये भरोसा दिलाया कि नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और ये आपका भी देश है। ठीक है, तो जिन 5 सालों में इस देश की नींव रखी गई, एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और समानता वाला भारत बनाया गया, उसको आपने हटा दिया। तो गांधी परिवार, जो आपने सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने क्या किया वेणुगोपाल के साथ और उनके बीच में क्या हुआ, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इनको गांधी को प्रेडिक्ट करना आसान काम नहीं है। ये कब क्या करते हैं, कौन सा मैसेज देते हैं। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि वेणुगोपाल का जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, जीएसओ जो वो हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है राहुल गांधी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उनका इकबाल कम हो गया। कम हो गया। हाँ,
उसमें उसमें क्योंकि उनका परसेप्शन क्या था। देखिए प्रिया अब मुझसे बहुत साल से पहले से राजनीति कवर कर रही हैं। परसेप्शन का खेल होता है। आपका परसेप्शन ये था कि आप राहुल गांधी के सबसे नज़दीकी व्यक्ति हैं और आप चीफ मिनिस्टर नहीं बने। वो तो जो आपका इकबाल था, जो आपकी अथॉरिटी थी, उसमें थोड़ा सा गिरावट आई है। मेरी थ्योरी है कि गांधी फैमिली को त्याग बड़ा पसंद है, तो अगर केसी वेणुगोपाल का नाम आया, वो भी कोरियोग्राफ नाम आया, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया तो त्याग कर दिया। इनको ये पसंद है कि ये क्या बिल्डअप हो रहा है कि उनको कल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष बना दें या कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट दें, या दिस इज हिम ऑन हिज वे आउट। नहीं, आपकी मैं पहली बात पे आता हूँ। पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट बाद में आएंगे। आपने कहा कि त्याग पसंद है, लेकिन त्याग तो कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर वो खुद ही ग्रेसफुल एग्जिट ले लेते 2 दिन पहले फैसला होने से, और ये कहते कि नहीं राहुल जी को मुश्किल आ रही है और मैं मुख्यमंत्री ग्रेस से बाहर हूँ, तो वो तो त्याग था। ओके, ये त्याग का है। आपने तो आखिर तक लड़ाई लड़ी है मुख्यमंत्री बनने की। अगर वो खुद ही रिजाइन कहते हैं, अगर या तो उनको कह देता कोई कि आपकी बात नहीं बन रही और आप एक ग्रेसफुल एग्जिट ले लो, तो वो उनको नहीं दिया गया, वो उन्होंने लिया नहीं, तो इसको तो हम त्याग नहीं कह सकते। वो तो लड़के हारे हैं ना, ये तो त्याग नहीं है। अब आपने कहा कांग्रेस प्रेसिडेंट। देखिए राहुल गांधी की जो आज की राजनीति है, वो राजनीति है संविधान की, दलित की, आदिवासी की और ओबीसी की, और इन तीनों ही पैटर्न में कहीं भी वेणुगोपाल फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो नायर हैं, शायद अपर कास्ट हैं, और खड़गे साहब दलित नेता हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि पहली बात तो जब मैं खड़गे साहब की टर्म खत्म हो रही है अगले साल अक्टूबर में, उनका कार्यकाल 5 साल का था। हाँ। अब आप अज्यूम कीजिए कि मुझे लगता है एक ही तरीके से खड़गे साहब हट सकते हैं, अगर राहुल गांधी खुद कहें कि मैं अध्यक्ष बनने के लिए राजी हूँ। उसके अलावा मुझे आसार नहीं लगते, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप एक दलित अध्यक्ष को हटा के और वेणुगोपाल को लेके आओ। और मुझे लगता है कि वेणुगोपाल उसी दिन बाहर हो गए जिस दिन आप चीफ मिनिस्टर नहीं बने। वेणुगोपाल की जो परिस्थितियां हैं, एक तो उनकी कास्ट कॉम्बिनेशन जो हमेशा राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अगेन एक परसेप्शन होता है, आपको वोट आए या नहीं आए। तो मुझे लगता नहीं है कि वेणुगोपाल कांग्रेस प्रेसिडेंट की लाइन में अभी खड़े हैं, क्योंकि एक तो उनका केरल से होना, वहाँ कांग्रेस पार्टी पहले से ही मजबूत है, तो ये चाहेंगे कि हम किसी ऐसे राज्य से लेके आएँ कि जहाँ मजबूत नहीं है, और खासतौर पर उत्तर भारत से वहाँ ज़्यादा आपको आवश्यकता है। अब खड़गे साहब कर्नाटका से आते हैं, वेणुगोपाल केरल से आते हैं, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं, तो सारा जो फोकस है वो साउथ के ऊपर है। पार्टी के अंदर एक बड़ी भारी डिमांड है कई सारे नेताओं की, लोगों की, जो बंद कमरों में बैठ के बातचीत करते हैं कि उत्तर भारत को पूरा इग्नोर कर रखा है। तो ऐसा कुछ आपको नज़र आएगा कि जिसमें बैलेंस करने की कोशिश होगी उत्तर भारत को भी। तो उन परिस्थितियों में मुझे वेणुगोपाल कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हुए नहीं दिखते। पर कोई और दिखता है बैकवर्ड कास्ट फ्रॉम यूपी, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, या कोई भी नॉर्थ इंडिया से? नहीं, देखिए बैकवर्ड में भी आपके पास भूपेश बघेल हैं, आपके पास अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत साहब तो 22 में बन ही रहे थे, लेकिन वो नहीं बने। उन्होंने कहा कि मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो उन्होंने वो रख ली, तो वो आज की डेट में वो भी आउट हैं। भूपेश बघेल हैं, सचिन पायलट हैं, सिद्धरमैया हैं, ओबीसी में कई सारे नेता इनके पास हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनमें से किसी को कांग्रेस प्रेसिडेंट पार्टी बनाएगी। तो एक सेफ ऑप्शन भी खड़गे हैं। हाँ, खड़गे साहब क्या है, क्योंकि अक्टूबर 2022 तक हैं। अब अगर इनको प्रेसिडेंट चेंज करना हो तो इनको एक साल की एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसमें पीआरओ, एपीआरओ, डीपीआर क्या क्या बनता है, फिर उनकी मेंबरशिप होती है, फिर आप अध्यक्ष चुनते हो। तो वो तो कुछ हो नहीं रहा, तो वो तो अभी शुरू नहीं हुई। तो फिर पार्टी के पास, संविधान में आपके पास एक प्रावधान है कि आप इंटरिम प्रेसिडेंट चूज कर सकते हो किसी को भी, और चुनाव बाद में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अक्टूबर 27 से लेके और आपके पास मैक्सिमम 1 साल का समय बचता है, अदरवाइज आप सीधे लोकसभा में एंटर कर जाते हो 29 में। तो खड़गे साहब का हटना मुझे यही की परिस्थिति दिखती है, जिस दिन राहुल गांधी ये कह दें कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, उस परिस्थिति में फिर खड़गे साहब एक त्याग की मूर्ति के रूप में उभर के सामने आएंगे, कहेंगे देखिए क्योंकि गांधी परिवार राजी हो गया इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। तो लगता है आपने बहुत अच्छा पॉइंट लगाया कि कोई भी हो सकता है, तो कोई भी का मतलब इस प्रियंका गांधी। राजनीति में कोई बात रूल आउट थोड़ी कर सकते हैं। यू थिंक आएंगी प्रियंका गांधी?
2024 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 2 सीट क्यों लड़ी? अगर वो चाहते तो एक ही सीट लड़ते और उसी एक सीट पे प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लेती, राइट। लेकिन उन्होंने नहीं लड़ी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना पड़ा। वो थी राजनीति में। तो देखिए, बैकग्राउंड में थी पहले, फिर उसके बाद वो संगठन की पॉलिटिक्स में आती हैं फरवरी 2019 में और पार्टी की महासचिव बनती हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे टास्क दिया जाता है जो कि सबको पता है कि क्या था वहाँ पे। और अब 2024 का चुनाव वो नहीं लड़ती हैं, लेकिन उसके 6 महीने बाद वो चुनाव लड़ती हैं और वायनाड से सांसद हो जाती हैं। अब आपका सवाल था कि क्या वो आ सकती हैं, क्या वो अध्यक्ष बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती? हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं? बिकॉज राहुल गांधी है, विल राहुल गांधी वांट कि प्रियंका गांधी, बिकॉज या तो वो इकट्ठे भी काम करें फिर भी प्रॉब्लम है, कभी लगेगा कि प्रियंका ज्यादा भावी हो रही हैं, या दो अलग अलग कैंप हो जाएं तो वो भी अच्छा सिग्नल नहीं देगा। नहीं, गांधी परिवार, आपको क्या लगता है कि अभी 2 कैंप नहीं है? तो दोनों के बीच में तो सही, और अभी नहीं ऑप्टिक्स नहीं, मुझे लगता है मतलब इतने सामने नहीं आ रहे हैं ना नहीं, कैंप्स। मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब क्या है। इन्होंने अपना काम बांटा हुआ है। हाँ, ठीक है। राहुल गांधी किसकी बात करते हैं? राहुल गांधी बात करते हैं संविधान की, लोकतंत्र की, चीन की, अमेरिका की, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की और आइडिया ऑफ इंडिया की। प्रियंका गांधी क्या करती हैं? प्रियंका गांधी क्राइसिस मैनेजमेंट करती हैं। सुक्खू सरकार खतरे में आ गई है, पीछे से एंट्री करेंगी, उसको बाहर निकालेंगी। G23 बन गया है, उसको डिसमेंटल करेंगी। पप्पू यादव की पार्टी मर्ज करनी है, लेके आओ। तो जितने क्राइसिस हैं फैमिली के और पार्टी के, वो प्रियंका गांधी के पास है। उस डिपार्टमेंट को वो हेड करती हैं। और जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करनी है और जो बाकी राजनीतिक बातें करनी है, वो LOP करते हैं, राहुल गांधी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इनकी बातें अलग हैं, फैमिली एक है, इन्होंने अपना काम बांटा हुआ है। और जब इनको ये लगा कि नहीं, प्रियंका गांधी की आवश्यकता है संसद में, तो आ गए। आप लगाते रहो आरोप परिवारवाद का कि नहीं, तीनों लोग संसद के अंदर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। भाई आज उनके पास होने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। 3 चुनाव तो आप हार चुके हो ना, टोटल 4 राज्यों में आपकी सरकार है, तो जो है पाने के लिए, तो किस परसेप्शन से घबराए हैं? तो इन दोनों में से प्राइम मिनिस्ट्रियल चेहरा कौन सा दिखता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। वो अपनी माँ का जो फॉर्मूला है उसको अपनाएंगे। और वो कौन होगा उनकी, वो ये मैं आज की डेट में नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीति में इतनी लंबी प्रेडिक्शन नहीं होती। राजनीति की प्रेडिक्शन, और मैं तो हमेशा की बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति रोज चेंज होती है। कभी भी कोई भी मुद्दा ऐसा आता है और आपको वो बहा ले जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये कहना कि राहुल गांधी का मनमोहन सिंह कौन होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, वो महात्मा गांधी बनना चाहते हैं। Very good note to end. That is true. वो he wants to be the vision person, the trustee. आप उनके पिछले 5 साल की एक्टिविटीज को डिकोड कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। 4000 किलोमीटर की यात्रा, पैदल चलना, किस नेता ने की है हिंदुस्तान में? नहीं की। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैं शिव की तरह हूँ, हमें विष पीना है, राजनीति और आध्यात्मिक मतलब रिलीजन और पॉलिटिक्स, ये नया मिश्रण देख रहा हूँ मैं उनके अंदर। और ये हाल के दिनों में आया है, ये पहले नहीं था। मैंने राहुल गांधी को 2007 से बहुत क्लोजली वॉच किया। जो राहुल गांधी कहते थे कि ये काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, वो काम आप जरूर करेंगे। राहुल गांधी कहते थे कि जो गलती मेरी माँ ने करी है वो गलती मैं नहीं करूंगा। वो गलती क्या थी कि सारी पावर अहमद पटेल के पास थी, कि सारी पावर एक व्यक्ति को दे दी। आई एम इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये उनका हर बैठक में कमेंट होता था। आज सारी पावर किसके पास है? वेणुगोपाल। राइट। और कब से? 7 साल से इंडिस्पेंसेबल है। तो उस राहुल गांधी में और इस राहुल गांधी में क्या बदलाव आया है? Now. आपके सामने है। तो आध्यात्मिकता और राजनीति का एक मिश्रण राहुल गांधी के अंदर आया है। और वो बहुत डिटैच पॉलिटिशियन हो गए हैं। So this dismantling of Venugopal sends a message in various levels. कि आपके सामने है।
और राहुल गांधी पहले बहुत इमोशनल पॉलिटिशियन थे, बहुत। अब वो बहुत डिटैच हैं। उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनका नज़दीकी आदमी भी उनको पाल सी नहीं बन पाया, कोई बात नहीं बन पाया, क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे हम लोग हिसाब लगाते हैं, मीडिया में खबरें चलती हैं 11 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, सीएम चूज नहीं किया आपने। अरे भाई वो उनका रूटीन काम है, आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई देरी होगी, या वो तो वो उनका वो जब से पैदा वही काम कर रहे हैं, सीएम चूज कर रहे हैं, टिकटें बांट रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, ठीक है, मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो उनके लिए वो हड़बड़ी नहीं, उनका रोज का काम है वो। जैसे हमारा काम क्या है, हम खबर लिखते हैं, राइट, रूटीन है हमारा, तो हमारे लिए स्पेशल काम तो है नहीं। लेकिन जो व्यक्ति हमें बाहर से देखता है उसको स्पेशल लगता है वो। But this change in Rahul Gandhi is very interesting, which I will. चेंज, राजनीति में आदमी बहुत कुछ सीखता है, परिस्थिति आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। ये जो जितनी विफलताएं उन्होंने झेली हैं पिछले 12-15 सालों में, उन्होंने सिखा दिया, बदल दिया इंसान को। तो आप कहेंगे लास्ट पॉइंट कि हैज नरेंद्र मोदी मेड राहुल गांधी, मुझे कहते थे ना कि मोदी हैज कम बिकॉज राहुल गांधी, अब वो उल्टा फेवर वापस दे रहे उन्हें। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मोदी के कारण, राहुल गांधी के कारण मोदी आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो जिम्मेदारी यूपीए 1 या यूपीए 2 में नहीं थी, ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जो यूपीए सरकार थी, यूपीए 2 खास तौर पर, उनकी विफलताओं के कारण और एक बढ़िया कैंपेन जो मीडिया में चला सरकार के खिलाफ, और बाद में जो सब चीज़ें धुल गई, कहा कि ये कुछ भी ठीक नहीं था, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, वो सब में किसी को कोई बेसिकली यूपीए 2 परसेप्शन की लड़ाई हारी थी, और वो ऐसी हारी थी कि आज तक उभर नहीं पाई। इवन तो सबको क्लीन चिट मिल गया, किसी को कोई भी कन्विक्टेड नहीं है, राइट। और इवन जिन पे आरोप है वो उस तरफ है अब। दैट्स ट्रू, ठीक है, वॉशिंग मशीन में चले गए। तो एक तो ये बात भी है। दूसरा, फिर राहुल गांधी के ऊपर हम क्या आरोप लगाएं जब उन्होंने कोई फैसला किया ही नहीं, जब वो किसी पद नहीं लेना, फैसला नहीं लेना भी एक फैसला है ना, जैसे कि नरसिम्हा राव ने हमें सिखाया। लेकिन पार्टी तो सोनिया गांधी के पास थी ना। अब लाचार नेता इज नॉट द राइट आंसर फॉर अ लीडरशिप ना। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। और जब उनको ये कहा भी गया कि आप चाहो तो इसमें मंत्री बनो या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो सरकार के वैसे हालात थे नहीं कि वो उस यूपीए 2 में जाते जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था, जहाँ हर आदमी अपने आप में तुर्रम खा था, अपने फैसले खुद कर रहा था, और इतने बड़े बड़े नेता थे, मतलब उनकी जो लेवल ऑफ एरोगेंस था वो इतना हाई था कि उसमें पार्टी छोटी थी और व्यक्ति बड़े थे। करेक्ट, दैट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग, है ना। और पार्टी गरीब थी और लोग अमीर थे वो तो अभी भी है ना। ये तब ज्यादा थी, अब तो है ही है। तो ये इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक बात नहीं है। तो मैं राहुल गांधी को मोदी के आने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, बल्कि जो सोनिया गांधी की टीम थी मैं उनको रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। गुड पॉइंट। एंड अभी जब राहुल उभर रहे हैं, अपनी वजह से उभर रहे हैं या परिस्थितियों की वजह से उभर रहे हैं? राजनीतिक परिस्थितियाँ, बट ही इज कमिंग, ही इज एटलीस्ट स्टैंडिंग अप टू द नीड ऑफ द आवर। अब देखिए क्या होता है ना कि राजनीति आपको बहुत कुछ सिखाती है, और जब आपको लगातार चारों तरफ से विफलताओं का सामना करना पड़े तो आप ज़्यादा सीखते हो। तो आज जो स्थिति राहुल गांधी की है, जो उन्होंने एलओपी बनने का फैसला किया 2024 के रिजल्ट के बाद, वो सही फैसला था। नहीं तो किसी और केस में फिर से मकान खाली करा लेते हैं आपसे, है ना, क्या पता कन्विक्ट भी कर दें आपको। 30 से ज़्यादा केस चल रहे हैं आपके ऊपर। तो एलओपी का पद लेना, उसमें क्या क्या आपको क्या कहते हैं उसको, कवच आपके पास एक, हाँ, आपको कुछ ज़्यादा कुछ छेड़ नहीं पाएगा। तो वो स्ट्रैटेजिक था वो एलओपी का पद लेना। और अब जिस तरीके से रीजनल पार्टी हार रही हैं और इनको एक्सेप्ट कर रही हैं लीडर ऑफ इंडिया अलायंस, उसका भी इनको फायदा मिल रहा है। तो और क्या होता है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हो, थर्ड टर्म आपका है, तो उसमें नेचुरली गिरावट आती है, और उसके लिए राहुल गांधी इज बेस्ट प्लेस्ड। उसके लिए फायदा फिर ऑब्वियसली ओपोनेंट को मिलेगा, ठीक, तो वो तो राहुल गांधी ही है। But thank you, Adesh. You have helped me understand Rahul Gandhi. You know, I've also been covering him since a long time. But this understanding of the inside, what is happening in the Congress, and what Rahul Gandhi, what we can expect, I've really enjoyed this conversation. Thank you so much for talking to us. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.